जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जी, चैप्टर नंबर 7 इन्वेंटोरी। क्या इसका ताल्लुक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ भी है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ भी है। किसके साथ भी है बच्चों? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ भी। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? जी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है पता है आपको? जिसमें नॉर्मली हम ना चीज की कॉस्ट निकालते हैं। क्या करते हैं? ये चीज आप बना रहे हैं ना बच्चों, थोड़ा पता होना चाहिए आपको। ये चीज आप बना रहे हैं, एक तो है चीज को बना बनाया, खरीदा और आगे बेचा, ये ट्रेडिंग बिजनेस है। क्या है ये? नॉर्मली हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पढ़ते हैं, जिस तरह एफओए में आप पढ़ेंगे, जिस तरह आप एफएआर में पढ़ेंगे। एक है इसकी कॉस्ट कैसे निकली, खुद बनाना, इस पे मटेरियल लगा, लेबर लगी, कुछ और खर्चे हुए, जिस जगह पे बन रहा वहां के कुछ खर्चे, बिजली का बिल। जी। प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है? क्या बच्चों? कुछ डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट है। ये तो आपने क्यूएम में पढ़ा होगा ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ी बहुत रेशियोज, परसेंटेजेस, ये सारी चीजें। मार्कअप मार्जिन पढ़ा आपने उधर? थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। नहीं प्यारे दोस्तों, ये चीजें आगे जानी है। थोड़ी बहुत जो क्यूएम में आपने पढ़ी, ये जाएगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। कहाँ जाएंगी? और ये जो एफओए है ये जाएगी एफएआर में। कहाँ जाएगी बच्चों? लेकिन ये जो चैप्टर है ये आगे नॉर्मली दोनों में इस्तेमाल होगा। डन है बच्चों? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी और एफएआर में। आपको पता होना चाहिए किस चीज का ताल्लुक कहाँ कहाँ है, ताकि उस सब्जेक्ट में जब जाके पढ़ने तो पहले ही आपका जहन बना हो। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? जी। तो बच्चों क्या उसका नाम है जी? ये इन्वेंटरी के चैप्टर दोनों जगह जाएगा। तवज्जो से ध्यान से बातें सुननी इंपॉर्टेंट है। दो सब्जेक्ट के साथ लिंक है इसका। कितने? फाइनेंशियल सब्जेक्ट तो ज्यादा भी हो सकते हैं ना, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ भी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ भी। क्या मेरी बात नहीं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ भी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ भी। किस चैप्टर का ताल्लुक है बोलो? इन्वेंटोरी। अच्छा आ जाओ। ये इससे पहले एक और चैप्टर भी था, चैप्टर नंबर 8। अब वो डिलीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 8 है आपका करेक्शन ऑफ एरर। इससे पहले एक और चैप्टर था पुरानी स्कीम में, आपको खैर नहीं है, अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ये चैप्टर बहुत अच्छा था, ये आई कैप ने डिलीट कर दिया, निकाल दिया। ये था अच्छा, इसका ताल्लुक था मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ। किसके साथ था? बच्चों को ना जरा बेस समझ आ जाती थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? वो अब नहीं है हमारे सिलेबस में। सही है? और सही है मेरे प्यारे भाई, शुक्र। नहीं वो अच्छा था ना, अच्छा था। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बेस बनती है। डन है जी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्या है जी? जी मेरे प्यारे भाई, मैं दोनों ही पढ़ाता हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी और फाइनेंशियल। ज्यादा मजा पढ़ाने का मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। क्या है? खुला मैदान है। क्या है? उधर रूल्स फॉलो नहीं करने ना, जिस तरह आईएफआरएस के मुताबिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रूल्स फॉलो होते हैं। क्या होते हैं? ये है तो है, ये है तो है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रूल्स फॉलो नहीं होने, डिसीजन मेकिंग है। प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना, डिसीजन मेकिंग करना, चीज बेचें किस प्राइस पे बेचें। जिस तरह फाइनेंस पढ़ते हैं यार आप, किस प्राइस पे बेचनी है। सही है जी। इसकी कॉस्ट इतनी है, कितना प्रॉफिट रखें, हम सप्लायर से इससे सीधे खरीदें, इससे खरीदें, डिस्काउंट लें ना लें। सही है बच्चों? आज ही ज्यादा चीजें ले लें या फिर अभी ज्यादा चीजें ना लें, कल को ज्यादा चीजें लें। ये सारी डिसीजन मेकिंग, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? जी बच्चों, तो मैं तो इस चैप्टर को बड़ा मिस करता हूँ, अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग को। लो बहरहाल, बहरहाल मैंने कहा आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। बहरहाल हम वापस आते हैं बच्चों अपने सब्जेक्ट पे, अपने टॉपिक पे। बच्चों कल हमने बात शुरू की थी प्यारे दोस्तों, तमहीद बांधी थी, याद है? क्या स्टोरी सुनाई थी आपको? एक मार्कर है जो कि हमारी बुक्स में नॉर्मली कॉस्ट पे आएगा। किस पे आएगा जी? मिसाल के तौर पे 100। ठीक है बच्चों? फीचर में कहता कैन बी सोल्ड इन फ्यूचर, इट कैन नॉट बी सोल्ड एट 100। 100 का नहीं बिकेगा। कहता बट कैन बी सोल्ड 95, लेकिन बेचने में खर्चा कितना आएगा? 5 रुपए। ये कौन सा स्टॉक है बच्चों जो कि नॉर्मली अपनी कॉस्ट पर भी नहीं बिकेगा, जो खराब हो गया, जो डैमेज हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, खराब डैमेज हो गया ना। कंपेटिटर आया, हमें सेलिंग प्राइसेस ही कम करनी पड़ेगी। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ये मसले इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बच्चों? एक होता है गुड स्टॉक, एक होता है डैमेज, आउट ऑफ फैशन। जी बच्चों, इस केस में अगर स्टॉक हमारा खराब है, जो तो अच्छा है, अच्छे के केस में कभी भी हमने एनआरवी की कैलकुलेशन क्यों नहीं करनी? ओ भाई एनआरवी की कैलकुलेशन क्यों करें? अच्छे स्टॉक को कोई भला कम प्राइस पे बेचेगा? और भाई समझे हैं जी? तो बच्चों एनआरवी की कैलकुलेशन हमें नॉर्मली करनी पड़ती है किस पे बोलो? डैमेज स्टॉक। चूंकि IS2 जो हमारा स्टैंडर्ड है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है, IAS2, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी यही रूल है। IS2 कहता है
जी एज पर IS2 क्लोजिंग स्टॉक शुड बी क्या, शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ क्या, लोअर ऑफ पे रिकॉर्ड करें, किस पे करें, लोअर ऑफ क्या, कॉस्ट एंड बोलें दोनों में से जो लोअर है उस पर रिकॉर्ड करें, कॉस्ट एंड NRV। इस चीज की कॉस्ट कितनी थी, मिसाल के तौर पे थी रुपीज कितना, और पहले दोस्तों NRV कितनी है, नहीं वो तो RV है, RV है 95, इसमें से चीज को बेचने का खर्चा और चीज को मजीद बनाना। बच्चों ये सुनना, जरा सुनना, हमारी चीज है बच्चों वो आज मार्केट में, कल को मार्केट में कितने की बिकेगी 95, लेकिन उसको बेच खराब हो गई है ना, उसको रीपैकिंग करनी पड़ेगी, उसकी चीज को खोलना देखना क्या बच्चों, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, एक तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, और हो सकता है और हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रीपैक, क्या करना पड़ेगा, रीपैकिंग, दोबारा पैक, तो खर्चा आएगा ना 3 रुपए। अब बेचेंगे बच्चों आसानी से नहीं, वो प्यारे दोस्तों को एजेंट को कमीशन वगैरह पे करना पड़ेगा, तो बेचने का खर्चा कितना हो गया बच्चों 5 रुपए। तो अब NRV कितनी है, नेट नेट करें ना 90, कितना, रियलाइजेबल वैल्यू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 95, बेचने का खर्चा 5 रुपए, सही है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ चीज को दोबारा रिपेयर करना और बच्चों ये कमीशन वगैरह देना। भाई अब आ गई 90, कितना, आप बताएं लोअर क्या है दोनों में से, NRV, क्या प्यारे दोस्तों बोलो, लोअर अब बताओ जी 90 क्या, लेकिन हमारा स्टॉक किस पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। भाई शुरू में तो नहीं पता होता ना कि हमारा स्टॉक खराब होगा, वो तो 100 पे रिकॉर्ड होगा, कितने पे होगा, पहले बताओ ये चीज समझ आती है, आज क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो इस लॉस को, ये तो आज बिकी नहीं, ये तो कल को बिकेगा। प्रूडेंस, प्रूडेंस कहता था एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड, अगर किसी नुकसान के बारे में आज आपको पता चल जाए तो फौरन उसको क्या कर लो, बोलो रिकॉर्ड कर लो। इसके हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा था, ये कौन क्या एग्जांपल थी उसकी, गुड डेट बैड या डाउटफुल, डाउटफुल डेट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है जी। डन है बच्चों, और डन है, अच्छा जी, इधर तक बातें समझ आती हैं, इधर तक बात समझ आई, अच्छा जी, ये मेरे ख्याल आपने नोट कर लिया था कल, ये वाला भी लिखा हुआ है कहीं, इधर आओ, इधर आओ, कहता जी नॉर्मली क्लोथिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट, अब जो मैंने पढ़ाया मैं आपको किताब से, इधर, एंड नॉर्मली स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट ड्यू टू बहुत सारे रीजंस, वैल्यू ऑफ स्टॉक क्लोजिंग हैज बीन, कहता बोलो कम हो जाएगी, फिर मैं प्रीमियम रिसोर्स दूंगा आपको इंशाल्लाह इसका, सही है जी, जिस तरह बाकी चैप्टर्स का दिया। राइट डाउन रीजंस ऑफ राइट डाउन, हमें स्टॉक को क्यों कम करना पड़ता है, इसकी रीजंस क्या, ये पेपर में आ सकती हैं, थ्योरेटिकल, स्टॉक बिकम डैमेज या ऑब्सोलीट या ऑब्सोलीट, OBSELET लिख लो ना, ओके, ऑब्सोलीट, और प्यारे दोस्तों एंट्री ऑफ, जब कंपेटिटर आ गया ना तो प्यारे दोस्तों अब हमें अपनी चीज कम पैसों पे बेचनी पड़ेगी ना। अब एक बंदा भाई अपना, एक बंदा बहुत ही कम पे बेच रहा है तो हमें भी तो कम ही करना पड़ेगा ना जी। इतना कम करना पड़ा कि हमने कहा कोई बात नहीं, कभी कभी बंदा जिद में आ जाता है ना, कोई नहीं बेटा तू अगर नुकसान उठा रहा है मैं भी उठा लूंगा, देखी जाएगी, 2-4 महीने की बात है, बाद में देखेंगे, और डन है, जिद में आ गए ना। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइसेस क्या हो गई है, RV कम होगी ना, और कॉस्ट क्या हो गई है, बढ़ गई। भाई सिंपल बात है ना, इधर देखो, इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, इधर देखो, ये 95 है, अगर ये कम हो जाए, कम होके 90 पे आ जाए, और ये 5 की बजाय इधर क्या हो जाए 10, इसका कम होना इसका बढ़ना ये नुकसानदेह है, इधर कितना आ गया 80, इन दोनों का बढ़ना और ऊपर वाले सेलिंग प्राइस का कम होना ये नुकसानदेह है, क्या है, ये बेड़ा गर्क कर देगा स्टॉक का, डन है। ड्यू टू दीज रीजंस, कहता जी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड सेलिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन का मतलब समझा दे कोई भाई, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने हैं लफ्ज बार बार, ये FAR के अंदर भी नॉर्मली लफ्ज आ जाते हैं, तो समझाओ मतलब समझाओ, इसलिए बार बार पूछ रहा हूं। चीज खराब होगी ना, मॉडिफिकेशन कॉस्ट, मॉडिफाई करना, चेंज करना, रिपेयर करना। सेलिंग एक्सपेंस क्या होगा यार, बेचने का खर्चा ना, दोबारा कस्टमर तक चीज को पहुंचाना का खर्चा। भाई देखो जब चीज एक दफा ही आपने वापस की, फ्री डिलीवरी, सर कोई मसला नहीं हम दोबारा भिजवा देंगे, दोबारा वो भिजवाने का खर्चा। उसके अलावा प्यारे दोस्तों दोबारा एजेंट को, जाहिर सी बात है एजेंट कहता जी अब ये चीज ऐसे नहीं बिकनी,
पैसे दें, एजेंट को कमीशन देना पड़ा जी। कहता ड्यू टू दीज रीजन, सर पहले भी तो कमीशन दिया था प्यारे दोस्तों, पहले 2 रुपए दिया, हो सकता 4 रुपए देने पड़े जी। कहता ड्यू टू दीज रीजन देयर डाउट्स दैट इन फ्यूचर, मेरे साथ साथ पढ़े इंशाल्लाह, प्रैक्टिकल बातें सारी आपको समझ आ जाएंगी। कहता देयर डाउट दैट इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर द रेलिवेंट प्रोडक्ट मे सेल इन द मार्केट बिलो देन द, आगे बड़ी अच्छी बात है, कहता गम की बात है, क्या है कि फ्यूचर में चीज इवन कॉस्ट प्राइस से भी, अब जिस तरह हमने लिखा है पढ़े, इंशाल्लाह समझ आएगा आपको जी, पढ़ के देखें समझ आएगा इंशाल्लाह। गम की बात है ना भाई, कितना गम है प्यारे दोस्तों कि चीज हमारी कॉस्ट पे भी नहीं बिक रही, कॉस्ट पे बिकती तो हम इसे कहते ब्रेक इवन, क्या कहते ब्रेक इवन बच्चों, नो लॉस नो प्रॉफिट, सही है ना, समझिए। कहता जी एज पर प्रूडेंस अंकल, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फ्यूचर एंटी, ओ सॉरी स्लिप ऑफ टंग या टंग ऑफ स्लिप जो भी है, फ्यूचर क्या है ये, एंटी, क्या एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड, यानी अगर आज हमें डाउट है कि फ्यूचर में लॉस हो जाएगा तो उस लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लें, कल का वेट ना करें। ओके, ये एक और चैप्टर में भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था ना जी। कहता जी सो एज अ जनरल रूल, अच्छा बच्चों ये मैंने अभी आपको बात बताई, ये पढ़ लें जरा, स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, एक दफा पास पेपर में क्वेश्चन आया था, कहता लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, एक ऑप्शन था और एनआरवी, एक था एंड एनआरवी, तो सही क्या है, फर्क कौन समझाएगा, वेरी गुड शाबाश, आपने काफी इंप्रूव किया माशाल्लाह, गुड शाबाश, पहले आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, आप थोड़ी हिम्मत कर रहे हैं आप, शाबाश गुड वेरी गुड जी। इसका मतलब ये है प्यारे दोस्तों क्या, अच्छा सीए में ना बच्चों याद रखना, मैंने जितना थोड़ा बहुत हमारा तजुर्बा है बच्चों, जरी सी बात है, आज से कुछ साल पहले हम इधर बैठे थे, तो मेरी ये कोई 60 साल तो नहीं होगी ना कि मुझे पता नहीं आप लोगों के जनजी का जी, हम इधर थोड़े साल पहले इधर बैठे थे आपकी जगह पे बच्चों, तो प्यारे भाई तो आप लोग चीज़ें सोचते हैं ना भैया, तो हमें पता होती हैं, नॉर्मली एरिया भी इतना ज़्यादा नहीं है, सही है, कोई एक आधा साल आपसे बड़े होंगे जी। अच्छा है ऐसे काम, चलो चलो, अच्छा इधर देखो, इधर इधर प्यारे भाई, सीए में यार जो मेहनती बच्चा है ना, मेहनती हार्ड वर्कर, और हार्ड वर्क के साथ साथ उसे स्मार्ट वर्क भी करना आता है, वो चल जाएगा इंशाल्लाह। जिसे चीज़ें लेट समझ आती हैं तो मसला नहीं है, आपको पता है कि हम नॉर्मली पढ़ाते ऐसे ही हैं कि नालायक बच्चे को सामने रख के, ठीक है, मतलब ये नालायक बच्चे का ये मतलब होता है जिसे थोड़ी सी, माशाल्लाह सारे एक जैसे ही हैं, जिसे थोड़ी लेट समझ आती है, तो कोई मसले वाली बात नहीं, हम इस बात पर कभी गुस्सा ही नहीं हुए कि जी आप लेट समझ, कोई बात नहीं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ इस उस बच्चे को हम सामने रख के पढ़ा रहे होते हैं, तो ये मसला नहीं है, हम बार बार पढ़ाएंगे, बार बार रिपीट करेंगे, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एक ना एक दिन समझ आ जाएगा। जो हार्ड वर्कर है ना बच्चों, वो सीए में चलता है, याद रखना। हार्ड वर्क के साथ प्लस क्या करनी है, थोड़ा स्मार्टली। स्मार्टली का मतलब क्या है, आपको अब किसी चैप्टर में मसला है, आप साथ साथ रोज का काम करें और प्लस थोड़ा सा टाइम निकाल के स्मार्टली थोड़ा सा पीछे से रिवाइज कर लें, ये स्मार्ट वर्कर है। क्या है, उसने पहले ही फ्यूचर को प्लान किया हुआ है, सही है यार, मैंने ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे स्मार्टली चीजों को लेके। टेस्ट है, वो कहता कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा टाइम टेस्ट पे लगा देता हूँ, क्या करता हूँ स्मार्टली, उसे पता है प्रायोरिटी क्या है। स्मार्ट वर्कर वो होता है, ये नहीं होता स्मार्ट वर्कर के 10-11 में से जो 3 चैप्टर छोड़ के चला गया उसने स्मार्ट स्टडी की। बच्चे ये समझते हैं सर स्मार्टली कैसे पढ़ें, स्मार्टली पढ़ने का मतलब ये थोड़ी है, तो मैंने बच्चे से स्मार्टली का मतलब क्या है सर, 2 चैप्टर छोड़ दें मसला तो नहीं है, स्मार्टली का मतलब ये तो नहीं है प्यारे दोस्तों। स्मार्टली एक मोटा बंदा भी स्मार्टली काम कर सकता है प्यारे दोस्तों, बबलू जी प्यारे दोस्तों, अगर वो थोड़ा अकल के साथ चले। स्मार्टली का मतलब अकल के साथ, क्या प्यारे दोस्तों मेरी बात समझे, हार्डवर्क करना है लेकिन अकल के साथ। किस तरह बच्चों, एक बच्चे ने पूरे दिन में सिर्फ एक ही किताब पढ़ी, पूरे दिन में एक बुक पढ़ी, ये प्यारे दोस्तों उसने हार्डवर्क तो किया लेकिन अकल के साथ नहीं किया, उसने स्मार्टली नहीं किया। क्या मैं समझ क्या मेरी बात समझ आई। एक बच्चा पूरा दिन किताब लेके सामने बैठा रहा, बड़ा पड़ा मेहनत की, साथ मोबाइल भी यूज करता रहा, इसने एफिशिएंटली नहीं पढ़ा, इसने स्मार्टली नहीं पढ़ा। अगर स्मार्टली पढ़ता 2 घंटे में काम हो जाना था, ये 5 घंटे पे ले गया। वही काम जो 2 घंटे में था 5 घंटे पे चला गया, अजियत भी दी खुद को बच्चों 5 घंटे। क्या मैं समझा पा रहा हूं, जिस वक्त जो काम करना है बस वही करना। क्या मेरी बात समझ आ गई है। अच्छा जी दीदी, रील्स देखना कैसे काम करें यार, देखो ना जिंदगी में कोई एम बना लो ना अपना, रील्स देखना, जो तुम्हारा पढ़ने का टाइम है उस टाइम तो मोबाइल बिल्कुल साइड पे होना चाहिए।
क्या ख्याल है भाई? बात समझ गए है? बिल्कुल आपका टाइम क्या होना चाहिए बच्चों, बोलो जी। आपको देखो काम करना है ना यार, काम के वक्त मोबाइल पास ही नहीं होना चाहिए आपके। नहीं मेरी बात समझ आई बच्चों? समझ जा मेरे प्यारे दोस्तों, समझ जा समझ जा समझ जा जी। कई कई दिन, खैर ये अच्छी बात तो नहीं है, आप लोग तो माशाल्लाह घर रोजाना कॉल करते होगे ना हमारी अब्बा जी के साथ, तो नहीं कर लिया करो ना ये। अब काम आप लोग हालांकि मोबाइल पे, अब काम इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा काम होता है, यकीन करें 4-4 5-5 दिन, फिर क्या उसका नाम, यकीन करें आप जी, फिर लड़ाई होती है, ठीक है जी, फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मतलब याद याद तो रहता है, मतलब ये कि प्रेशर इतना ज्यादा होता है, काम करना है यार, ये करना है वो करना है। लेकिन आपको मशवरा दे रहा हूँ, आप इस तरह ना करें, बैलेंस लेके चलें। क्या करें मेरे प्यारे भाई? बैलेंस अच्छा है, क्या है बच्चों बोलो जी? घर वालों का भी टाइम है, सही है बच्चों जी। बहरहाल कुछ जज्बाती लोग होते हैं जी बच्चों। लो बच्चों, कहता है जनरल रूल स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, आपने कॉस्ट एंड एनआरवी सही वाला ऑप्शन लगाना या और एनआरवी? एंड एनआरवी जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों जरा गौर से सुनना, एनआरवी क्या है? एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर डिडक्टिंग एनी फर्दर कॉस्ट। फर्दर कॉस्ट जो पहले लग चुकी वो नहीं, वो तो लग गई है ना, फर्दर जो लगनी है, सही है बच्चों, चीज खराब होने की वजह से। यार ये लफ्ज हाईलाइट कर लें, अहम बात है। कहता डेट आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू सेल द, ओ भाई चीज को बनाने का खर्चा लग चुका पहले, अब फर्दर जिस पे लगना है वो आपने आरवी में से माइनस करना है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, फ्यूचर सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। फिर कहता लेस करें एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अगर चीज डैमेज या ऑब्सोलीट हो गई तो उसे मॉडिफाई करने की बोलो कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द, यानी चीज को बेचने का खर्चा, ये दोनों माइनस कर दें। ओके, उम्मीद है बात समझ गई है कि नहीं? अब एग्जाम टिप पढ़ लें, वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं इधर। वाइल कैलकुलेटिंग एनआरवी, अब आपके लिए कुछ आसानी की हमने। बिलो मेंशन वर्ड शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सेलिंग कॉस्ट, अगर लफ्ज लिखा सेलिंग कॉस्ट तो आरवी में से क्या कर देंगे? माइनस। रियलाइजेशन कॉस्ट, उधर है ना आरवी, रियलाइजेबल वैल्यू, इधर रियलाइजेबल कॉस्ट को या रियलाइजेशन कॉस्ट को क्या करना है? माइनस। रियलाइजेबल वैल्यू में से रियलाइजेबल कॉस्ट या रियलाइजेशन कॉस्ट क्या करनी है? यानी वो कॉस्ट जो रियलाइज होनी है, सही है जी। मॉडिफिकेशन कॉस्ट, प्यारे दोस्तों चीज को बेचने के लिए आपको, अच्छा ये ना जरा इस तरह करें, इसको फिलहाल काट लें, फिलहाल के लिए मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट, इन लफ्जों को काट दें बच्चों। सेलिंग एक्सपेंस ना काटें, इसमें ना ये काट दें फिलहाल, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट। सेलिंग एक्सपेंस आ गया, एजेंट को कमीशन देना वो आ गया, रिपेयर कॉस्ट आ गया, कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोडक्ट आ गया, एक्सपेंस इंकर टू कंप्लीट द प्रोडक्ट, ये लफ्ज आ गया। पैकेजिंग नहीं, वो तो ऑलरेडी हो गया, रीपैकेजिंग दोबारा पैक करने की कॉस्ट, फर्दर कॉस्ट। क्या इन 7-8 में से कोई भी लफ्ज आ गया तो आरवी में से क्या करेंगे? अब देखो भाई आपको लफ्ज भी लिख के दे दिए हैं जो कि आगे एमए में और एफएआर में नॉर्मली इस्तेमाल होंगे, एमए में ज्यादा होंगे बच्चों, और या फिर इधर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। याद रहेंगे बच्चों, आपने अपनी किताब नहीं फेंकनी, सही है बच्चों, ये किताबें संभाल के रखनी, आगे काम आनी है जी। आगे पैकेजिंग एंड रीपैकेजिंग कॉस्ट बोथ आर, पैकेजिंग कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट। अब ये देखो ना, अब आपने ये ध्यान से पढ़ना, इंशाल्लाह खुद ब खुद क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जितना अच्छा लेक्चर लिया होगा, जितनी अच्छी बातें सुनी होंगी, क्वेश्चन करना उतना ही क्या होगा, आपको पता होता है ना, फिर ये सिलेक्ट करना, ये नहीं करना, इसको इग्नोर करना, इसको ऐड करना, इसको लेस, सही है। पैकेजिंग कॉस्ट रेफर टू उस कॉस्ट इनकल टू पैक अ प्रोडक्ट फॉर सेल टू, पैकेजिंग कॉस्ट वो है चीज को बेचने के लिए, जब चीज को पैक भी तो करना है ना जी, फिर ही कस्टमर खरीदेगा। और रीपैकेजिंग कॉस्ट क्या है? रेफर्स, अब जितनी मुझे टूटी पड़ी अंग्रेजी आती है कोशिश की अपनी तरफ से लिखने की, टेंसेस की गलतियां मेरी निकालनी जी। रीपैकेजिंग कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग अ प्रोडक्ट। अगेन क्या, किस लफ्ज को हाईलाइट करें? अगेन क्या, आफ्टर इट हैज बीन और इट्स ओरिजिनल पैकेजिंग हैज बीन। अब ये अंग्रेजी है जैसी टूटी भज्जी, समझ आ गई ना? सही है बच्चों जी। ओके सर, अगर कहता पैकेजिंग कॉस्ट और रीपैकेजिंग में फर्क समझ आया? नॉर्मली रीपैकेजिंग जो है ना वो रेलिवेंट है। आगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट इफ गिवन इन क्वेश्चन शुड बी इग्नोर्ड व्हाइल सॉल्विंग। ये बात समझ नहीं आई मुझे, आप मुझे 1 मिनट लें, सोच के बताएं इसका क्या करना है।
ये समझ नहीं आया, समझ नहीं आया बच्चों। बच्चों थोड़ी देर चुप हो जाओ जी, ठीक है जी। ये समझाएगा कोई बच्चा? नहीं, गलत है, नहीं। कोई एनीवन? हमजा भाई जी, हमजा अकाउंटिंग का पेपर दे दे यार जी। हाँ बच्चों की बताएगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रिप्लेस करने का मतलब होता है मुतबादिल। क्या? मुतबादिल की तरफ तो जाना ही नहीं है बच्चों। आप एनआरवी किस प्रोडक्ट की ले रहे हैं? इस मार्कर की। इस ये आप कॉस्ट किसकी ले रहे हैं? इस मार्कर की, जो कि मिसाल के तौर पर डॉलर का है। सही है। इसको बनाने में ये चीजें लगी, इसी की एनआरवी लेनी है ना। जब आपने इसको रिप्लेस कर दिया, अब तो प्रोडक्ट भी चेंज होगी बच्चों। रिप्लेस तो भाई तो लाइक विद लाइक कंपैरिजन ही नहीं है। और मेरी बात समझे हैं? मैंने रेजिडुअल वैल्यू में भी आपको समझाया था, रेजिडुअल वैल्यू सिमिलर चीज होनी चाहिए, याद है भाई? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं उसी वही प्रोडक्ट होनी चाहिए ना। ये तो प्रोडक्ट ही चेंज होगी। क्या? इग्नोर करें ड्यू टू डिफर प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट क्या हो गया प्यारे भाई? आप मेरी बात नहीं समझ रहे तो बच्चों, बात समझ आ गई है? नहीं समझे? समझ आई है बच्चों? ये जो बातें आपको बताई जाती हैं, यही एग्जाम टेस्ट में पेपर में थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल आ जाती हैं, कॉन्सेप्टुअल जिसे आप कहते हैं। अगली लाइन मुझे कोई बच्चा समझा दे। शाबाश। रियलाइजेबल में तो सिर्फ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आएगी ना। हाँ, ये फर्दर कॉस्ट। वेरी गुड वेरी गुड। और ये माइनस करेंगे क्या बच्चों? मेरी बात नहीं समझे? ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम सर जी? बच्चों समझ आई है? अब ये चेक करना, राइट डाउन ऑफ इन्वेंटरी। राइट डाउन का मतलब है जिस तरह हमने बैड डेट को राइट ऑफ नहीं किया था, राइट डाउन का मतलब है एक्सपेंस रिकॉर्ड करना। हेलो, राइट डाउन का मतलब है एक्सपेंस रिकॉर्ड करना। रिटर्न ऑफ, राइट डाउन गिराना, नजरों से नहीं, मतलब बुक्स में एंट्री करना, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना, चीज को गिराना। क्या करना? कहता मींस राइट डाउन का मतलब है कॉस्ट क्या है बच्चे बोलो? ये जिसकी तरफ मुंह खुला वो ज्यादा होता है। किसकी तरफ मुंह खुला हुआ है? इसे आप उसे कहते थे ग्रेटर देन, कॉस्ट ग्रेटर देन, जिसकी तरफ मुंह खुला वो ज्यादा। सादा बात करूं तो कॉस्ट ज्यादा है किससे बच्चों? इन्वेंटरी रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न ऑफ व्हेन कॉस्ट ज्यादा है किससे? तो भाई कॉस्ट क्यों ज्यादा है? कल को चीज इतने की भी नहीं बिकनी, तो इसको कम करो ना। फॉर एग्जाम्पल कहता रही कॉस्ट है 100, एनआरवी कितनी है? मैंने वही एग्जाम्पल इधर यूज की थी अभी। सो इन्वेंटरी को कितने से कम करें? कल मैंने आपको इसकी एंट्री बताई थी, ये मैंने कल पढ़ा दिया था सारा। आज तो मैं पक्का कर रहा हूं, आप जी पक्का करवा रहा हूं। इन्वेंटरी को क्या करें? कम करें ना। कितने से? इन्वेंटरी क्रेडिट, स्टॉक क्रेडिट, और बच्चों डेबिट क्या होगा? एक्सपेंस। कौन सा? इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ सेल में ही आती है ना, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। डन है बच्चों? ये एक्सपेंस है। क्या है बच्चों बोलो? लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बताएं। ये एडमिन एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, क्या है? ये कॉस्ट ऑफ सेल वाला एक्सपेंस है। कौन से वाला एक्सपेंस है बच्चों? मेरी बात नहीं समझे आप? भाई सही है? नहीं समझे? हेलो, ठीक है ये वाला भाई ठीक है तो हाँ ना तो करना फिर। सही है जी। कहता जी डबल एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस बढ़ जाएगा और बच्चों इन्वेंटरी एसेट क्या हो जाएगा? ओके, अब ये पढ़े। कहता जी इफ कॉस्ट ज्यादा है एनआरवी से, ये क्या है? गम की बात। क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंटरी। और अगर कहता है एनआरवी ज्यादा है तो खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, ये तो गेन है। तो सर क्या इसको रिकॉर्ड कर ले? नहीं, गेन को तब रिकॉर्ड करेंगे जब होगा। लॉस को एंटीसिपेटेड लॉसेस, एंटीसिपेटेड गेन्स नहीं, एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड। एंटीसिपेटेड गेन्स को नहीं रिकॉर्ड करना। जो कल को गेन होना है वो रिकॉर्ड बोलो, जो कल को लॉस होना आपको पता है ये लॉस होना ही होना है, उसको रिकॉर्ड। ठीक है
जी। कहता ये तो खुशी की बात है, नो जनरल एंट्री या एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ओके सर जी, यार फोटो भी तो सही। अच्छा जी, अब इधर मेरे साथ आपको पूरा रिदम समझ आ रहा है बात का, कहां से शुरू की कहां पे लेके आ रहे हैं जी। आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट अकाउंट, ड्राफ्ट का मतलब है अभी फाइनल, ये मैंने बताया कभी आपको, अभी फाइनल। कहता एस रिव्यूज हर क्लोथिंग इन्वेंट्री, शी डिस्कवर सम आइटम्स, कहता इंक्लूडेड एट कॉस्ट, कितने की प्यारे दोस्तों 2600, ये कॉस्ट है। कहता कितने की बिकेंगी 2550, लेकिन कहता इस पे खर्चा कितना करना पड़ेगा, तो एनआरवी कितनी हुई, माइनस खर्चा। जी बताएं, इन आफ्टर ये खर्चा भी तो करना है ना जी, बताएं। तो कॉस्ट कितनी है, लोअर क्या है, ठीक है बच्चों, सही है, ये लोअर आ गया। ओके सर, ये लोअर। ओके सर जी, अब कितने से एंट्री करेंगे, कोई बता सकता है, हाँ कितने से स्टॉक में कमी लेके आएंगे, स्टॉक में कितने से कमी लेके आएंगे, हाँ जी, डर क्यों रहे हो, बोलो ना यार, ये फ्री सूट वाला बोल ना, तेरा कुत्ता जी, बोल कितने से स्टॉक कम करूं मैं, ऊंची बोलना यार, कितने से कम करूं, हेलो एक मिनट है, बोलना यार जल्दी, जल्दी बोलना यार, टाइम कम में बोल ले। वो तेरा निकाह के रिश्ता नहीं कह रहे कि तेरा हाँ ना कर, तुम कह रहे हैं ए 10 भाई कितने से कम करें, उधर कितना टाइम लगाएगा, उधर कितना टाइम लगाएगा जी, बता कितने से कम करें। अबे खोटे, ये कॉस्ट है, ये एनआरवी है लोअर, इन दोनों में डिफरेंस बताओ कितना है। ये लोअर पे रिकॉर्ड करेंगे ना, इतने पे रिकॉर्डेड है, इतने पे रिकॉर्डेड है, कितने पे आना चाहिए बताओ, 2485 पे आना चाहिए ना, तो कितने से कम करूं अब मैं, 100, तो बोलना यार, फिर बोलना, बोलेगा तो पता चलेगा ना, लगाया वो क्या कर रहा है यार, थोड़ा सा तो बोल भाई। स्टॉक कितने से कम करूं, और कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस कितने से, ओके बच्चों, एक्सपेंस बढ़ गया, एसेट क्या हो गया कम। अब इधर देखें, कहता एट विच अमाउंट क्लोथिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड, बताएं कितने पे रिकॉर्ड होगा, इन एसओएफपी कहता जी स्टॉक 248485, मुख्तसर बस। कहता जी कंप्यूट द अमाउंट ऑफ राइट डाउन, कितने से राइट डाउन होगा, 115 से ना। कहता जी ये देखें, कहता जी एंट्री शुड बी मेड एट द डिफरेंशियल अमाउंट एज कॉस्ट इज 26, एनआरवी 2485, कहता 115, ये तो सही है ना भी पढ़ने तो आपको पता है 115 ही है। कहता जी ऑल्सो कंप्यूट द इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड प्रॉफिट इफ एनआरवी एडजस्टमेंट इज नॉट रिकॉर्डेड, याद है चैप्टर नंबर 4 वाली बातें, अगर ये कर लें काम तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा और एसेट डिक्रीज, और अगर ये काम ना करें, अगर ये काम ना करें तो कॉस्ट ऑफ सेल को हमने नहीं बढ़ाया, एक्सपेंस क्या होगा, अंडरस्टेटेड, और एसेट क्या होगा, एसेट को कम नहीं किया तो एसेट क्या होगा, ये काम नहीं किया, एक्सपेंस को डेबिट नहीं किया तो एक्सपेंस क्या है इस टाइम, अंडरस्टेटेड, जिसकी वजह से प्रॉफिट ओके। और जारी सी बात है कैपिटल भी, क्या मैं समझा पा रहा हूं, क्या ये बातें समझ आई हैं बच्चों, भाई ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, एनी प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है भाई, सही है ना, ओए बच्चों बोलो भी तो सही। ड्यू टू नॉन रिकॉग्निशन, कहता करंट एसेट एंड प्रॉफिट, कहता जी ऑफ बोथ ईयर, कहता आर ओवर स्टेटेड, ऑफ करंट ईयर बोथ आर ओवर स्टेटेड, यानी प्रॉफिट भी और एसेट भी। कहता जी बट ठीक है, ये बस ठीक है, अब ये एग्जांपल दोबारा पढ़ने की जरूरत, क्योंकि मैंने पढ़ा दी ना एक दफा, अब नहीं करनी है आपने, ये लंबी छोड़ी है, मैंने एक दफा करवा दी बस, जानना है बच्चों, इधर तक कोई मसला भैया, इधर तक कोई इशू बच्चों, ओके सर,
जी ठीक है। अब हम इसकी करेंगे प्रैक्टिस, एनआरवी की प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आइए बच्चों, अब जरा गौर से सुनना बात। ये पढ़ लो पहले। कहता जी व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ डैनियल इन्वेंट्री। कहता क्लोथिंग स्टॉक ऑफ डैनियल, कहता कितने का? 1,30,200। बट लेटर ऑन, ये कॉस्ट है। क्या है बच्चों बोलो? रिकॉर्ड किस पे होता है? पहले कॉस्ट पे। शुरू में तो कॉस्ट पे ही होगा ना। लेटर ऑन पता चला सम आइटम्स डैमेज हैं जिनकी कॉस्ट क्या है? 20। इसका मतलब है 1,30,000 में से सिर्फ मसला किस में है? बाकी सारी क्या है? उसमें तो कोई मसला नहीं है, तो उनको साइड पे कर लो। 1,30,200 को साइड पे कर लो, में से 25,000 निकाल दो, बाकी तो सही है ना भाई। जो सही है वो कितना है बताओ? वो तो अपनी कॉस्ट पे ही आएगा ना जो सही है। बताएं वो कितना? 105 2। ये तो सही है ना भाई। मैंने क्या किया, गौर से सुनो। मैंने क्या किया, मैंने इस 1,30,000 में से जो खराब की है कॉस्ट, क्या जो खराब की कॉस्ट है वो मैंने क्या कर दी? मैंने कहा जी ये तो सही है भाई, इसकी एनआरवी निकालने की जरूरत, ये तो ऑलरेडी सही है। अब क्या करूं? अब जो खराब है, अब जो खराब है इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा लोअर पे। किस पे करूंगा? वो जो सही है वो तो जारी सी बात है, उसकी तो कॉस्ट ही लोअर है ना, तो करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं इधर देखूंगा लोअर। क्या देखूंगा? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। कॉस्ट मेरे पास है खराब वाले की 25,000 रुपया, डन। इसकी एनआरवी निकालनी है। क्या था? टोटल रिपेयर कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 3,500 आफ्टर रिपेयर। कहता ये कितने का बिक जाएगा? एनआरवी निकालने जी खराब वाले की, डैमेज की 18,000 माइनस कितना, कितना आया बच्चों? अब भाई खराब वाले की एनआरवी कितनी है? खराब वाले की एनआरवी कितनी है? और बच्चों खराब वाले की कॉस्ट कितनी है? खराब वाले की डैमेज की एनआरवी कितनी है बोलो? ये कॉस्ट कितनी है? तो लोअर क्या है बच्चों? लोअर क्या है? नहीं समझे? बताएं कितना आता है आंसर? 119। नहीं समझ आई आप लोग भाई? सही सी बताओ। जो तो सही है ना उसकी कॉस्ट साइड पे कर लो। वो तो कॉस्ट सिंपल ही आ गया ना यार, वो तो सिंपल है बच्चों। वो तो साइड पे कर लो। क्या कर लो? वो साइड पे कर लो। और जो खराब है उसकी क्या निकालो बच्चों? उसकी एनआरवी निकाल लो, डन जी। एनआरवी ये देखो ना भाई, ये कितने का बिकेगा? 18,000 का। लेकिन इस पे कितना रिपेयर कॉस्ट करनी, एक्सपेंस करना पड़ेगा? 3500। तो एनआरवी कितनी आई इसकी? 18,000 रियलाइजेबल वैल्यू माइनस कॉस्ट 14,500, डन। इन दोनों में से लोअर क्या है बताओ? जो खराब है उसकी कॉस्ट कितनी है? 25,000 रुपये, और एनआरवी कितनी है? तो इधर मैं 25,000 तो ऐड नहीं कर सकता ना भाई, सही है। कितना ऐड करूंगा इसमें? 14,500। तो कितना आ गया? 1,19,700। कितना आ गया भाई? समझ आई कि अगली भी गई? बच्चे समझ आई कि नहीं? आ गई समझ? अब ये देखो, अब ये देखो, पहले हमारा स्टॉक कितने का था? 1,30,000 बोलो। अब कितने का है? कितने से कमी? इन दोनों का डिफरेंस 10,500 से कम कर दिया ना, वो ठीक है भाई, सही है। कितने से राइट ऑफ कर दिया? एंट्री क्या की? स्टॉक क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल। भाई सही है भाई, ओके सही है बच्चों। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? सही वाले की कॉस्ट लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 सही वाली की क्या लिखी बच्चों? और जो खराब वाला है बच्चों बोलो, उसकी एनआरवी के साथ कंपैरिजन करना, डन डन। ये इंशाल्लाह भी प्रैक्टिस करते हैं, समझ आ जाएगी। डन है बच्चों? अच्छा बच्चों आगे आए जी, क्वेश्चंस पे आए जरा। क्वेश्चंस पे आए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना जरा, जितना पढ़ लिया उसके क्वेश्चंस तो कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी पास ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। बताएं जी, जल्दी जल्दी दसो भाई। जो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं है बताएं। चार्ली, सेलिंग कॉस्ट नहीं है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट तो है ना, परचेज कॉस्ट भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी।
क्वेश्चन नंबर 2, इन्वेंट्री आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बिल्कुल सही है। एसेट विच इज डेजिग्नेटेड एज हेल्ड फॉर बट नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एसेट हमने बेचना है लेकिन हमारा मेन काम ये नहीं है एसेट को बेचना। क्या था? आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज इन्वेंट्री। ये तो मैंने किताब की लाइन आपको पढ़वाई थी बच्चों। अच्छा जी, लो मेरे प्यारे भाई, अभी कर लेंगे क्वेश्चन 3, 4 कर लेंगे इंशाल्लाह, मसला नहीं है जी। जी क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट इफ इन्वेंट्री आइटम जिसकी कॉस्ट कितनी है, ये कॉस्ट है, लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं ना, लोअर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, कॉस्ट कितनी है 20,000 और एनआरवी कितनी है, वॉज ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट। कहता ओमिटेड का मतलब क्या, कहता हमने इसको रिकॉर्ड ही, पहले मुझे बताइए ना, सबसे पहले रिकॉर्ड होना किस पे है, लोअर पे। लोअर क्या है, कॉस्ट, कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा या एनआरवी पे? जो लोअर है, जो लोअर है उस पे होगा ना, एनआरवी तो ज्यादा है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। नहीं रिकॉर्ड किया तो इसका मतलब है प्यारे दोस्तों बताएं शाबाश। कहता जी बताएं, बताएं शाबाश। कहता बताएं व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, जी बताएं। जब हमने मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, स्टॉक हमारा एसेट है, क्या है प्यारे दोस्तों बोलो। इसकी असल में एंट्री क्या होती है बच्चों, एक है ना राइट डाउन, एक है स्टॉक की अपनी जाती एंट्री। स्टॉक एसेट है, क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, वो चीज आपने 10 यूनिट्स, डरना नहीं, डरना नहीं है, टॉर्च ऑन करो जी। प्यारे दोस्तों हमारा है स्टॉक, क्या है बच्चों, ये यूपीएस पे नहीं है, है? फिर तो नहीं बंद होना चाहिए, पहले यूपीएस पे, तो अभी क्या हुआ है यार, समझ नहीं आती मुझे तो इस बात की। बच्चों हमारा जो स्टॉक है वो किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए बोलो, लोअर ऑफ पे, किस पे, कॉस्ट एंड एनआरवी, ऐसे ही है बच्चों। आप सुनना, जरा गौर से सुनना बच्चों, बात गौर से सुनना प्यारे भाई। एक तो ये मुझे बताएं 20,000 आपके पास क्वेश्चन है 18, 20,000 पे रिकॉर्ड होगा, सॉरी यहाँ 20 पे या 22 पे, 20 पे होगा, लोअर पे होगा। सवाल अगला ये है, क्वेश्चन अगला मेरे प्यारे दोस्तों ये है, अगर हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया तो स्टॉक क्या है, वो चीजें जो हमने खरीदी 10 और अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर कुछ नहीं बिकी, जो नहीं बिकी वो हमारा एसेट है, स्टॉक है, क्या है, एसेट। स्टॉक क्या है बोलो, एसेट। क्या है बच्चों बोलो, ठीक है जी। जिस तरह चैप्टर नंबर 4 में था ना प्री पेमेंट, क्या प्यारे दोस्तों, तो हम प्री पेमेंट डेबिट करते थे, एक्सपेंस क्रेडिट करते थे, याद है ना, सेम वही चैप्टर नंबर 4 वाली बात। अगर किसी चीज से फायदा मिलना है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, किसमें बोलो शाबाश, तो हम कहते हैं ये हमारा एसेट है, क्या है, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हमने देखा तो हमने कहा जी हमने रेंट एक्सपेंस ज्यादा पे कर दिया, कितने महीनों का, मिसाल के तौर पे 2 महीनों का, एक महीने का बनता है 10, 2 महीने का कितना बनेगा 20, तो एसेट डेबिट एक्सपेंस, याद है ना प्रीपेड। प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर इधर स्टॉक एसेट है हमारा, क्या है बच्चों बोलो, हमने बहुत सारी चीजें खरीदी, हमने एंट्री क्या की बच्चों बोलो, मिसाल दे रहा हूं, परचेज डेबिट मिसाल दे रहा हूं 100 की, और कैश ऐसे ही है। इसमें से बच्चों 20 रुपए की चीजें बच गई, तो बच्चों जो बच, ये एक्सपेंस है ना, ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है ना, ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। बच्चों अब जो चीजें बच गई हैं वो कितनी है, 20 रुपए की। स्टॉक 20 से डेबिट, मैं अपनी तरफ से लिखा ना, ये स्टॉक 20 से डेबिट, और बच्चों ये कॉस्ट ऑफ सेल, परचेज नहीं, परचेज तो हो गई ना बच्चों, कॉस्ट ऑफ बोलो, बात समझ आई। अच्छा अगर आप ये वाली एंट्री कर लेंगे तो हमारा एसेट बढ़ जाएगा और हमारा एक्सपेंस क्या हो जाएगा, ओके सर, ओके। ये एनआरवी वाली एडजस्टमेंट नहीं है, ये क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड ही नहीं किया और डन है। और बच्चों बात समझ आई कि अगली भी गई, डन बच्चों, ठीक है, ठीक है। आप बताएं 18 का आंसर बता दें, ये नोट कर लो ना, ये नोट, 18 का आंसर बताओ जी।
जी बच्चों, हमारा एसेट क्या है? अंडर स्टेटेड। और हमारा एक्सपेंस क्या है बच्चों? बोलो ओवर स्टेटेड। हमारा एक्सपेंस क्या है? बोलो शाबाश। अगर हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते तो हमारा एक्सपेंस क्या है? ओवर स्टेटेड। प्रॉफिट क्या है? अंडर स्टेटेड। ओके सर, बच्चों बोलो तो सही जी, ठीक है। बता दे दी प्रॉफिट इस टाइम क्या है? अंडर स्टेटेड है। क्या है बच्चों? बोलो अगर रिकॉर्ड। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री? जी, एक इन्वेंट्री है बच्चों, उसकी कॉस्ट कितने की खरीदा? 7000 का। कितने का खरीदा? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है बच्चों? 10000। बस सेलिंग कॉस्ट कितनी है बच्चों? बोलो बताएं जी। क्वेश्चन नंबर 19 जी। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 सोल्यूशन किसका बोले? बताएं जी, कॉस्ट कितनी है जी इसकी? और एनआरवी, एनआरवी बताएं कितने का बिकेगा मार्केट में? और बेचने का खर्चा कितना? कितना आ गया? जी, कितना आया बच्चों? तो लोअर क्या है? ओके सर, आगे उसने क्या दिया? बोलो शाबाश, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसे क्या करना है? जैसे आपको किया जा रहा है, ठीक है। आगे लिख लो जैसे हमें किया जा रहा है, लिख लो आगे, शाबाश लिख लो जी। स्टॉक किस अमाउंट पे आएगा बच्चों? बोलो 60। ओ भाई समझ आई है भाईजान? ओके माड़ा, ओके जी। स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट, बोलो लोअर ऑफ। लोअर क्या है दोनों में से? बताओ ना। ओके सर, इधर ही रखें, बच्चे नोट कर लें। इजाज़त भी क्या हो गया इसको? बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, ओके। रिप्लेसमेंट कॉस्ट को इग्नोर करेंगे, क्या करेंगे बोलो? क्वेश्चन नंबर 26 कर लें या रहने दें? कल करें फिर। चलो बस ठीक है, जाओ छुट्टी करो, याशी करो। एनआरवी थोड़ा बहुत समझ आया, अब इसकी मजीद प्रैक्टिस भी करनी है। डन, चलो फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।